जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस1 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से। आइए, आज 16 अक्टूबर को द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई है, सेकंड पाली में सेकंड शिफ्ट की परीक्षा की उत्तरमाला को, उत्तर कुंजी को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है, आपने पेपर दिया है, कहाँ तक स्कोर जाएगा, कितना कठिन था पेपर, क्या पेपर में जो है मेरिट जो है पहले वाले प्रश्न की पहले वाले शिफ्ट में जो पेपर हुआ, कल भी पहले शिफ्ट का पेपर जो है लो था, सेकंड का थोड़ा कठिन हो गया। इस बार आज भी वही था, पहले शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लो था, लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर बताया जा रहा है, बच्चों द्वारा कहा गया, जैसा कि मैंने देखा भी कुछ प्रश्न जो है हैं, हालांकि बहुत कठिन नहीं है। सबसे कठिन जो है जो प्रतीत हुआ वो कल के सेकंड शिफ्ट का पेपर था। तो आइए बिना समय बर्बाद किए उत्तरमाला देखते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट से लगातार जो है परीक्षाओं में हर पाली में, चारों पालियों में पूछे गए लगातार 4-4, 5-5, 6-6 प्रश्न, किसी पाली में 8-8, 10-10 प्रश्न रिपीट किए हैं, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में लगातार आपको हल कराए गए हैं। कुछ कक्षाओं से भी जो प्रश्न, जो प्रैक्टिस सेट और नोट्स हमने दिए थे विद्यार्थियों को, उनसे भी प्रश्न आए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपको समस्या आ रही है अपने उत्तरमाला से संबंधित, या कितना आपका स्कोर बन रहा है, एक बार कमेंट करें। चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं हम अपने उत्तर की तरफ, जो है प्रश्न 1 है, बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रश्न नंबर 1 है, बियरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर आपका होगा, सीधे हम उत्तर बताएंगे बिना समय बर्बाद किए, सीधे आप उत्तर मिलाएंगे। प्रश्नों का विश्लेषण हम अगली क्लास में करेंगे। कल से आपके सारे प्रश्नों का विश्लेषण और हर प्रश्न के चारों ऑप्शन कैसे क्या है, कौन सही होगा कौन गलत, आज केवल आप जो है जो प्रश्न सही हो रहे हैं बस उनको आप देखेंगे। प्रश्नों का विश्लेषण करके आज हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप थके हुए हैं, मिलाइए, अपने स्कोर को जानिए और आराम करिए। चलिए पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एस मनी, डी सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। इसमें जो है प्रथम दृष्टया जो है श्रीलंका, मालदीव, ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लेंगे। इसको थोड़ा सा रिव्यू के लिए हमने देख रखा है, हालांकि मुझे भी यही लग रहा है, यही सही होगा, श्रीलंका, मालदीव दूसरे का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो ओमान की राजधानी आप देख सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी मस्कट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो है थोड़ा हम जल्दी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो परीक्षा दे करके काफ़ी थके हुए हैं, जिस स्थिति में जो है आपको प्रश्न मिलाने के लिए जो है कम समय चाहिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो आईसीसीआई लोम्बार्ड नहीं, एचडीएफसी एग्रो, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। सीधे इसके उत्तर पर आते हैं, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर है। कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में कराया गया, प्रश्न जो है परीक्षाओं में दिया भी गया है। जीबी मावलंकर, जिनके बारे में जो है आप देखते हैं, गणेश मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी सही। अगर आपने लगाया तो 1 नंबर यहाँ आपको मिलता है। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने साथ तमाम ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, पेट के अभ्यर्थियों के साथ शेयर करिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई लेबर डे मनाया जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं इसी दिन पुरुष दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर शहर उदयपुर, जिसे लेक सिटी भी कहा जाता है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा शहर है उदयपुर। 7वें का सही अगर आपने लगाया तो 1 नंबर यहाँ से आप स्कोर करते हैं। निम्नलिखित में से वह केंद्र शासित प्रदेश, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन सी जो है यूटी की राजधानी नहीं है। तो यूटी की राजधानी दमन दीव है, पुदुचेरी है, कवरत्ती है। ऑप्शन नंबर सी जवाब देखते हैं, आइजोल जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी के साथ जो है अगला प्रश्न हमारा है, आप देख रहे हैं ये, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों जो है हम दिन भर बैठे हुए हैं, लगातार जैसे जैसे प्रश्न आते जा रहे हैं, जैसे जैसे पेपर जो है विद्यार्थियों द्वारा भेजे जा रहे हैं, तुरंत उनकी हमारी टीम उत्तर कुंजी बना रही है। हर टीम अलग अलग जो है, गणित वाले सर गणित का चेतन सर उत्तर बना रहे हैं, प्रभाकर सर जो है आपके इंग्लिश के उत्तर बना रहे हैं, हिंदी के सर बैठे हुए हैं, तथा जीएस के प्रश्नों को मैं डील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ।
सारे उत्तर आपको ऑथेंटिक तरीके से जो है एनसीईआरटी की पुस्तकों से, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं से मिलान करके दिए जा रहे हैं। ये उत्तर बिल्कुल ऑथेंटिक है। 99% आप जो है अपने रिजल्ट के करीब रहेंगे दोस्त। हो सकता है 1% कहीं जो है बोर्ड इधर उधर प्रश्नों के उत्तर बदले, लेकिन अगर आपका जो है 1-2 नंबर का अंतर आएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, ऑप्शन नंबर सी आप टिक कर लेंगे, बेसबॉल। ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज, गांधी जी की सारी पुस्तकें, चारों पाली में लगभग इनकी सारी पुस्तकें पूछ ली गई हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। गांधी जी हमारे आधुनिक भारत जो है के सेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि परीक्षा में आपको जो है टेस्ट सीरीज में भी बताया गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि ब्लैंक स्पेस है के आकलन को अध्ययन में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना। तो ग्रीन लेखांकन जो है, हरित अकाउंटिंग जो है, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को दिमाग में रख करके, माइंड में रख करके जो है कैलकुलेशन किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संघाई महोत्सव जो है, आपको कई बार बताया हुआ प्रश्न है, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 12वें प्रश्न का उत्तर, संघाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में संघाई महोत्सव, संघाई डांसिंग डियर, आप इसके बारे में जानते हैं, हिरण भी वहाँ पर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 से 17 तक एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ करके, हम पैराग्राफ पढ़ने में आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम सीधे पैराग्राफ को पढ़कर जो उत्तर प्राप्त किए हैं वह आप तक जो है पहुंचाया जाएगा। आप इनको मिलाइए। नेता क्यों नहीं चाहते, नेताओं से संबंधित है हमारे जो आधुनिक भारत जो आज की राजनीति है, इस राजनीति से संबंधित ये प्रश्न है, जरा से देखिएगा। आप पढ़ रहे होंगे तो आपको काफ़ी प्रश्न जो है रिलेवेंट लग रहे होंगे आज के समाज से। 13वां प्रश्न है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर आप जब देखते हैं 13वें का तो हो जाता है जो है, सारे ऑप्शन पढ़कर समय ना बर्बाद करिए, शिक्षित लोग। ऑप्शन नंबर डी पर देखिए, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही बात है। जब एजुकेशन बढ़ेगी तो जाति धर्म के पर जो समीकरण बन रहा है वो बिगड़ जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14वां प्रश्न इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व की नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? आज़ादी से पूर्व के नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। आज़ादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वादे करते थे, ऐसा नहीं। आज़ादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है राजनीति में आते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जब आप देखेंगे जो है, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए जो है राजनीति में आते थे। तो जब आप देखते हैं 14वें प्रश्न का उत्तर तो आपका यहाँ से डी निकल करके आता है। आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। ऑप्शन नंबर डी ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम थोड़ा जल्दी आपको उत्तर बताएंगे। ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? चलिए देखते हैं नेताओं का गंतव्य। देश की उन्नति तो इनका गंतव्य हमें लगता है कदापि नहीं हो सकता। 15वां का जो है ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर जनता द्वारा इनका गंतव्य क्या है? जो है पहला है राष्ट्र की निश्चल सेवा, बिल्कुल ऐसा तो हम नहीं कह सकते। महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, देश की उन्नति, जनता द्वारा दिए गए वोट से चुने जाना इनका गंतव्य है। जनता द्वारा दिए गए वोट से चुने जाना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर का चयन कीजिए। जो पैराग्राफ, यहाँ दोस्तों हमें पैराग्राफ के हिसाब से उत्तर चयन करना है, न कि हमें अपनी मर्जी से। ये जीएस नहीं बल्कि एक पैराग्राफ बेस प्रश्न बन जाता है। तो पैराग्राफ हमें जिधर ले चलेगा उस दिशा में हम जाएंगे। तो इसमें आइए और देखते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीज़ें देने का वादा करते हैं।
जनता सबसे ज़्यादा मुफ्तखोरी पसंद करती है, मुफ्त की चीज़ों का वादा। 16वां, चलिए 16वें का डी हो जाता है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी कुछ इसी तरह से भारी भरकम पैराग्राफ दिया है, लेकिन उससे पहले 17वां प्रश्न इसी पैराग्राफ से संबंधित है। नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर एकदम, ये तो आपको रटा होगा, बिना पैराग्राफ पढ़े ही आप इसको टिक कर दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। 17वां का जो है स्वार्थ सिद्धि वाला, इसमें कहीं पर खोज लीजिए, वही दिखेगा आपको। स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में भाग जाते हैं। कोई इसमें विकास की बात नहीं, सीधे स्वार्थ इनका रहता है। अनुच्छेद, अगर नेता लोग हमारे वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि पूरी हमें जो है अच्छे से वो लोग जो है अच्छे अच्छे शब्दों से याद करेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में प्रश्न 18 से 22 का उत्तर दीजिए। पैराग्राफ जो है हम इसको देखते हैं, पैराग्राफ पढ़ करके हम जो आपको उत्तर सर्च किए हैं उस उत्तर के बारे में हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से सीधे उत्तर दिखाया जाता है आपको। चलिए 18वां प्रश्न हमारा है जो है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 18वें का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। चलिए इसका आपने, मुझे विश्वास है कि आपने इसको सही लगाया होगा। एकदम सरल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे पैराग्राफ दिए हैं, जो है काफ़ी रिलीवेंट है, जो है आपसे जुड़ते हुए हमसे आपसे हैं, तो ये इनको हल कर पाना भी बहुत आसान हो जाता है। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में, 19वां प्रश्न है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छी घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 19वां प्रश्न का उत्तर है, आइए देखते हैं, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। गंदे विचार या बुरे विचार हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आए, अच्छे विचार, प्रिय विचार जो हैं वो हमारे मनोमस्तिष्क में आए। 19वें का सी। चलिए 20वें की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा, ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाकर, तो अब हम क्या बताएं इस पे, जो है जाने दीजिए। सुबह उठकर चींटियों को आटा और चीनी, एकदम अब समस्या यहाँ पर भी आपको हो जाएगी। हम अपने उत्तर की तरफ सीधे चलते हैं। 20वां का, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर, 20वां प्रश्न ध्यान दीजिए, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। जब हम लगातार अपने रचनात्मक विचारों में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा परिणाम आएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, हम कम समय लेते हुए जो है अधिक से अधिक उत्तरों को करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं? 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न जब आप देखते हैं तो आशा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, सभी आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है निसंकोच, आप यहाँ पे टिक कर देंगे, एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्त, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम अपने 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? इसमें जो है, जब हम आशा, प्रफुल्लता, आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर 22वें का डी आप देखेंगे, जब हम आशा, प्रफुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, बिल्कुल आप लगा लेंगे, बहुत ही सही उत्तर है। 23वें से 27वें तक के लिए जो है एक टेबल दिया हुआ है, जो है इस टेबल के हिसाब से हम अपने उत्तर का चयन करेंगे। चलिए अब देखते हैं, मैथ की जो है डीआई का डेटा का प्रश्न है। अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों, हमने डेटा इसका अध्ययन कर लिया, टेबल हम आपको नहीं यहाँ पे पढ़ाएंगे, हम सीधे आपको उत्तर की तरफ ले चलते हैं। तो इसका उत्तर है, अंग्रेजी के सभी 7 छात्रों द्वारा लगभग औसत अंक कितने हैं? तो यहाँ पर आपको 89 दिख रहा होगा। सी ऑप्शन जो है 23वें का 89 अगर आपने लगाया है तो एकदम सही उत्तर है सी 89। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 24वां प्रश्न जो है, अगर इसको सॉल्व किया गया है हमारे मैथ वाले सर द्वारा तो 442 यानी 442 इसका उत्तर आया है, जो आपको बताया जा रहा है। आप इसको लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैथ के लगभग प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे, जो है आपको काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही होगी मिला करके। निम्नलिखित में से किस विषय में
कुल प्रतिशत न्यूनतम है। जो डेटा दिया गया है उसमें किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो जैसा कि ये रेगुलर होता भी है कि गणित का प्रतिशत जो है न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर डी, गणित कमज़ोर काफ़ी लोग इसमें हो जाते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको टिक कर लीजिए, अगर आपका सही है तो बहुत ही 1 नंबर आपने जो है कलेक्ट कर लिया है। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? ब्रिजेश का जो है डेटा में दिया हुआ ब्रिजेश, हम डेटा तो बार बार आपको नहीं दिखा सकते, केवल हम उत्तर आप मिलाइए। ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? 55%, 83%, 78%, 71%। 26वें का बहुत ही सही इन्होंने टिक किया, जिसका भी पेपर है, ये हमारे एक छात्र द्वारा भेजा गया पेपर है, 78%। आइए, सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 27वां का सी सही हो जाता है 2। हम लगातार आपको उत्तर जो है जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा ना बर्बाद हो। चलिए, 28 से 32 के लिए अगला टेबल आप देखिए, कार से संबंधित है। कल भी ऐसे प्रश्न आए थे, बिक्री उत्पादन वगैरह से संबंधित। 28वां प्रश्न आप ध्यान से देखिए कि 28वां प्रश्न कर रहा है। ये जो टेबल दिया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग पेपर है। टेबल आप एक बार देख लीजिए, आप पेपर में देखे होंगे। चलिए, इसका अध्ययन करके सीधे कैलकुलेशन के आधार पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? 28वां। 28वें का यहाँ पर सही होता है 10.87, डी ऑप्शन सही, 10.87। 29वां, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? पिछले वर्षों में किस प्रकार के कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? 29। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है डेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं उत्तर आ रहा है, ये एकदम सही है। 29 का नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, बी सही हो जाएगा। ये डेटा के आधार पर जो है कैलकुलेशन के आधार पर लाए गए उत्तर हैं। चलिए, 30वां प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 30वां है, वर्ष 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित, वर्ष 2016 से 21 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस कार की संख्या अधिकतम है? किस प्रकार की कार की संख्या सर्वाधिक है, इसको जानिए। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए का डी, बी का ए, सी का बी, डी का ई। तो यहाँ पर बड़ा ही टिपिकल ऑप्शन जब ऐसे बन जाता है ए बी सी डी और ऑप्शन भी ए बी सी डी रहता है, तो यहाँ पर आप जो है 30वें का जो है ए जो उत्तर बन रहा है, जो बी पर दिया हुआ है, आप इसको टिक करेंगे। बी विकल्प के ऊपर ए फॉर एप्पल उत्तर सही करेंगे। चलिए, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो है अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ से है 31वां, 31। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी, थोड़ा जल्दी हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? यह सभी जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं या जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से सटीक, हम बहुत जल्दबाजी में नहीं रहते हैं दोस्तों, हम सारे उत्तरों को वेरीफाई करते हैं, काफ़ी चैनल्स को देखकर, काफ़ी बुक्स को देखकर, काफ़ी टीचर लोगों से बात करके, तब हम जब आप एक अच्छे उत्तर के पास पहुंचते हैं, जो सर्वमान्य उत्तर होता है, उसका उत्तर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। नहीं तो अफरा तफरी जो है उत्तर बता दिया जाए, पता चले आप सोचे कि हम तो 100 में पता चले कि 98 पा गए हैं, जब रिजल्ट आए तो 70 न बने। तो ऐसी स्थिति ना आए, आपका वास्तविक रिजल्ट आपको मिलेगा इस चैनल पर। जो भी आंकड़े होंगे वो एकदम से जो है ऑथेंटिक होंगे, वही आप तक डिलीवर किए जाएंगे। 31वां जो है यहाँ पर 4.35 सही होता है, इसका उत्तर आप सी लगाएंगे। 31वें का 4.35% सी। चलिए, 32वें की तरफ चलते हैं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? अगर इसको सॉल्व किया गया, आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको उत्तर बिल्कुल मिला होगा। तो सॉल्व करने के बाद इसका उत्तर मिला है 32वें का 53.5%। देखिए यहाँ पर कोई ऑप्शन है बी, 53.5%। चलिए, 33 से 37 के लिए एक जो है इस तरह से पाई चार्ट दिया हुआ है, रंगीन तो नहीं है, एक तरह से जो है उसमें पैटर्न वाइज है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार, आपने इसको पेपर में देखा होगा। चलिए, इस पर जो है सलूशन करके जो भी गणित वाले हमारे सर द्वारा उत्तर बताया गया है, उसके आपको उत्तरों को जो है उन उत्तरों को बताया जाता है, आप इसको मिलाइए। 33वां प्रश्न हमारा है, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? कोण से संबंधित प्रश्न है। यह जो है उत्तर 18 डिग्री आप
सही टिक करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है, देखिए किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछा गया है। तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़ की लागत क्या है। आइए देखते हैं एक प्रति में उपयोग किए गए कागज़, अगर इसको आप सॉल्व किए होंगे तो इसका उत्तर आपको 34वें का प्राप्त हुआ होगा 40 रुपये सी। चलिए 35वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 85,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। लाभ हानि के अच्छे लेवल के प्रश्नों को यहाँ पर जो है लगा दिया गया है, जो है जिसको आप देख पा रहे होंगे। 35वें का आप जब सॉल्व करेंगे तो उत्तर आपको आएगा 35 का 387.02 यानी कि 1 रुपये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। जो है 36वां प्रश्न, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। इसका बी सही हो जाएगा 20%। आप इसको टिक कर लेंगे 20%। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को ₹20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। आइए देखते हैं इसका उत्तर। 37वें का रॉयल्टी के लिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 37वें का उत्तर आता है 16,480, जो कि आपको यहाँ पर सी ऑप्शन पर दिया होगा। आपने इसको टिक किया होगा, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा सही इसका। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी हमारा जो है इस तरह से 38 से 42 तक के लिए एक जो है लाइन चार्ट के माध्यम से दिया गया है। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात में अल्पतम अनुपातिक थे। अल्पतम अनुपातिक जो है किस वर्ष में थे, इसको मिला लेंगे। 38वां प्रश्न जो है 38वें का आप देखेंगे 38 का, जब इसको आप सॉल्व जो है डेटा के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 38वें का डी आपका सही होता है। 38वें का 2003। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, वर्ष 2004 एवं 5 के कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। तो 39वें का उत्तर आप मिला लेंगे यहाँ पर बी 450 करोड़। चलिए हम अपने जो है अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न यहाँ पर है 40वां। यदि 2002 में कंपनी का आयात 660 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था। इसको देखेंगे आप, जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ पर इन्होंने बना दिया है 40वां। तो ये 325 जो है ऑप्शन कैलकुलेशन के बाद जो बताया गया सर द्वारा 325 उत्तर सही है। आप मिला लीजिए। विस्तृत आपको व्याख्या सहित जो है उत्तर चैनल पे जल्दी उपलब्ध करवाई जाएगी। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। 41वां जो है 41वें का उत्तर जो है 4 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलता है। 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तो इसके लिए आप जो है कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन किंतु यहाँ पर डेटा 42 में डेटा इनसफिशियंटी का प्रश्न है, तो बी ऑप्शन डेटा अपर्याप्त। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। आप कई बार ये पढ़ाया गया है, आप देखे होंगे कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगले 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो इसका उत्तर सही हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न के रूप में बहुत से विद्वानों को नामित किया गया था। चलिए हम लगातार अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते रहेंगे। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। आपका 1 मिनट का भी हम समय जाया नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाइए। हम आपका उत्तर जल्द से जल्द हल कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हम चारों ऑप्शन पढ़ के आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश।
चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ब्लैंक स्पेस अवध को कब्जे में लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कैसे कब्जे में लिया? सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध छेड़कर राज्य की अव्यवस्था के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आपको प्रैक्टिस सेट में बताई गई थी। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर आता हुआ 46वें का सेक्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति बहुत ही प्रचलित थी। हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा का बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह है लोथल, जो गुजरात में जो है जिसका काफ़ी विकास किया जा रहा है। लोथल बंदरगाह जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आप इसको पढ़े होंगे। सबसे बड़ा जो है डॉकयार्ड या बंदरगाह था वो जो है पोर्ट उस समय। 37वां। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 48वें प्रश्न की तरफ। बंगाल में आधुनिक भारत से संबंधित बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आप इसको देखे होंगे, आपका जो है सही भी हुआ होगा। बंगाल में जो है किस आंदोलन, यहाँ आंदोलन के लिए खाली जगह छोड़ी गई है। आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 48वें का जो है जवाब देखते हैं तो स्वदेशी आंदोलन। ये जब विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी तब इसका जो है स्वदेशी आंदोलन सी सही हो जाएगा। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? 1919। ऑप्शन नंबर ए आप लगा लेंगे, एकदम सही हो जाएगा ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 1935 अधिनियम हर परीक्षा में पूछ रहा है, हर पाली में इससे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको बताया भी गया है। 50वां प्रश्न जो है देखते हैं ए, इसका 7 जो है उत्तर निकल करके आता है। 7 जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 7 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति का शुरुआत की गई? तो आप जानते हैं कारतूस वगैरह मंगल पांडे के बारे में, वीर मंगल पांडे के बारे में नस्ता नाबूद कर दिए तुरंत बंदूक से। जो है कारतूस वाला विवाद चला था बैरकपुर छावनी वगैरह से लेकर के। तो सिपाही विद्रोह था 1857 की क्रांति में, आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। ऑफलाइन की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को ये जो है क्लासेस दी गई हैं तथा ऑनलाइन में भी। चलिए ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों द्वारा। इस तरह के प्रश्न देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, जब हम जिन प्रश्नों को कई बार पढ़े होते हैं और परीक्षा में हमको डायरेक्ट मिल जाए। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 52 का अरावली पर्वत श्रेणी जब पढ़ते हैं तो गुरु शिखर तुरंत आपको समझ में आता है। गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। चारों ऑप्शन का विश्लेषण हम आपको अगले दिन करेंगे। आज केवल आप उत्तर मिलाइए दोस्तों, ताकि आपका समय कम लगे। आप उत्तर मिलाइए ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? आप अच्छे से जानते हैं उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन लू कहते हैं। लू लपट जो है चल रही है जो है इसको कहते हैं। ये उत्तरी जो है मैदान में ग्रीष्मकाल में बनती है। अपने यहाँ भी आप इसके बारे में जानते हैं। खूब पन्ना पीते हैं गर्मी में जब लू लग जाती है तो। प्याज वगैरह क्या क्या सब होता है जो करते हैं। फिलहाल चलते हैं 54वें प्रश्न की तरफ। भारत का मानक यामोत्तर रेखा, डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है क्या है? तो यहाँ पर सीधे आप जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लगा देंगे। यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जब आप देखते हैं तो 54वें का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नहीं सही होगा, 82 गलत है, 82-50 भी गलत है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये जो है किस घटना की प्रतिक्रिया में चलाया गया था? 55 का अब जब प्रश्न पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, ये आपका सही भी हुआ होगा कि कौन सी घटना के लिए? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के लिए चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से अगला प्रश्न है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो जब आप इसको देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, तो कंचनजंगा भारतीय शिखर सबसे ऊंचा है दिए गए ऑप्शन में से। चलिए नई आर्थिक नीति की सामान्यतः विकास के किस मॉडल पर काम करती है? तो ये एलपीजी गैस जो आप भरवाते हैं महंगी वाली, ये नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में एलपीजी है, ये वाली एलपीजी आपकी नहीं है। 58 कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में हो 50/1 यानी जो है 50% से थोड़ा सा ज़्यादा जिसके अधिकार में आ जाएगा वह मालिक बन जाएगा। जो है इसका आपको कई बार बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए 51%, 58 का। चलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो इसका उत्तर जो है आप देख रहे होंगे सीतापुर, एकदम सही उत्तर।
चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। 60वां प्रश्न है, कृषि खाली स्थान है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने के लिए केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो इसके बारे में अच्छे से आप जानते हैं। इसका उत्तर देखते ही आपके समझ में आया होगा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सिडबी बिल्कुल नहीं है, IFSI नहीं है, नाबार्ड आपका सही हो जाएगा। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ है नाबार्ड, सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61वां प्रश्न, 1951 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। एकदम यह सभी तो एकदम आपका फेवरेट हो गया होगा। यूपी की परीक्षाओं में यह रामबाण है, जब पूछना चले तो उठा के तुरंत चला दीजिए, मिस नहीं होगा। भारतीय रुपये का मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर बी यह सभी, आर्थिक नीति की असफलता, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। तो सीधे आप जो है इसका 61वें का आप जो है डी लगा दिए होंगे। 1 नंबर आप सुरक्षित कर लिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए हॉलमार्क के बारे में आप देखते हैं। हॉलमार्क, इको मार्क जो है, एग मार्क, इस तरह की चीज़ें आती हैं। इको मार्क पर्यावरण के लिए, एग मार्क जो है शुद्धता के लिए, जो है खाने पीने की वस्तुओं के लिए। जेवर जो हॉलमार्क के लिए सीधे आप याद रखेंगे डायरेक्ट जो है जेवर सोना चांदी के लिए हॉलमार्क उसकी कैरेट या शुद्धता के लिए लगाया जाता है। ये देखिए जेवर, ऑप्शन नंबर डी, 62 का डी। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे। खाली स्थान दिया है, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मुंह से तुरंत उत्तर निकल जा रहा है। राज्य की नीतियों की बात आती है तुरंत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अपने आप देखिए जो है टंग भी स्लिप करके निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, DPSP सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 अच्छे से जानते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न, ये आपका सही होगा बिल्कुल। भाग 4 संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की चर्चा की गई है। आप इसको देख पा रहे होंगे, संघ की राजभाषा, अनुच्छेद 343। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। आप कई बार देखे होंगे धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110, आर्टिकल नंबर 110, 110 जो है ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका उत्तर, सही इन्होंने भी लगाया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। बिग बेयर में कहीं व्हाइट आपको दिखेगा नहीं, इंद्रधनुष सफ़ेद कहीं लगता नहीं है, रंगीन इंद्रधनुष होता है। ऑप्शन नंबर बी आप टिक किए होंगे, पूरा विश्वास है, एकदम सही उत्तर आपका निकल करके आया होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया गया है, कार्बन, मीथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस जो है ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। यहाँ पर आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बी आप टिक कर लिए होंगे, सही उत्तर है आपका। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो वॉशिंग सोडा एक तो होता है जो है सोडियम कार्बोनेट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर जो है वॉशिंग सोडा की बात की गई, खाने वाले सोडा की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। ये एकदम तुरंत आप लगाएंगे इसको, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट। 1 नंबर यहाँ पर ही आपको सुरक्षित होता है। GS के प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं। केवल कल जो है सेकंड पाली में प्रश्नों को कठिन किया गया था, उसके बाद लगभग सभी प्रश्न आपके पहुँच के होंगे। तो इसमें चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है। तो इसको आप जानते हैं जो है 65 वर्ष। 65 वर्ष UPSC की है, जो है अध्यक्ष होते हैं उनकी 65 वर्ष जो है इनकी न्यायाधीशों की है। 65 वर्ष जो है आपके और भी जो वैधानिक निकाय है, कई वैधानिक निकायों में 65 वर्ष आयु दी गई है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे, 65 वर्ष। 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 65 वर्ष। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 71। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें पौधे अपने पोषक तत्व जो भोजन तो प्रकाश से बनाते हैं, लेकिन पोषक तत्व जो है मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो मिट्टी से पोषक तत्वों को प्राप्त करके जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्रकाश से करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिट्टी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो है मैथमेटिक्स से संबंधित प्रश्न है, जो हमें जो है गणित वाले सर की तरफ से सॉल्यूशन करके उपलब्ध कराया गया है। निसंकोच आप इसको लगाएंगे। अगर आपने यहाँ पर इस जो है 72 वाले प्रश्न का उत्तर ABCD में 72 का 1.517 लगाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगाया है, तो आपका सही उत्तर है। इसका जो है सॉल्यूशन आपको चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल आपको हम उत्तर लगवा रहे हैं, इनको आप देख लेंगे। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत
1/3 73 का देखेंगे, 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसकी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत होगी। तो ये दो संबंधित 3 का अनुपात बनता है। अगर 5 के साथ आप हल करने का प्रयास करेंगे 1,50,000 को, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा जो है 73 का जो है 60,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी पर जो लिखा हुआ है आपने इसको सही टिक किया होगा, इन्होंने भी सही टिक किया है। चलिए, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर 74वें का ऑप्शन नंबर सी आपने टिक किया होगा, जो है संख्याओं का जो n1 n2 संख्याएं हैं उनका जो है एवरेज की बात की गई। बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसको आपने एवरेज के फार्मूले से सॉल्व भी किया होगा। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या भी इसमें आप लगा सकते हैं, जो कि 7 संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो जो है इनका औसत 20 है। तो यहाँ पर सबसे जो है इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23। आप इसका उत्तर सही टिक कर लेंगे, सी सही टिक यहाँ पर भी है। ओजोन होल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ओजोन होल के बारे में आप जानते हैं, समतापमंडल में ओजोन परत की मोटाई में जो कमी हो गई है अंटार्कटिका पर देखी गई है। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कई शोधों में कि वो भर चुकी है, लेकिन समतापमंडल में ओजोन की मोटाई में कमी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही कर लेंगे। 75वां, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम जो है कम से कम समय में प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। चलिए, अगला 76वां प्रश्न जो है गणित का है, जो है अगर √9 + 4√5 = 2, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 2 + √5। तो ए अगर आपने लगाया है 2 + √5, तो दिस इज ए करेक्ट आंसर। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धरेश, हिंदी के संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न है। हिंदी भी बहुत अच्छी खासी जो है पूछी गई, जिसमें आप देख सकते हैं धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश का सही संधि विच्छेद जब आप देखते हैं तो 77वें का धराधन ई, आ और ई मिलके ए बन गया है। समश्रुत शब्द अली 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 और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। एक अली है, एक अली है, तो सही युग्म हो जाएगा 78वें का जो है भौरा और सखी। यहाँ पर आप देखेंगे भौरा और सखी, अली माने भौरा और अली माने सखी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 78वें का, यहाँ पर जो है आप देखेंगे भौरा और सखी। चलिए दोस्तों, नागर का पर्यायवाची शब्द, थोड़ा सा इस प्रश्न में कई लोग जो है आपस में कंट्राडिक्शन फील हो रहा था कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, लेकिन अभी आप जो है इसका नागर का नगर न लगाकर ऑप्शन नंबर सी चतुर के साथ जाएंगे। चतुर अगर आपका उत्तर है तो यहाँ पर 1 नंबर है, बाकी जो है आयोग इसका क्या उत्तर मानता है वो आपको सूचित किया जाएगा। सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का विलोम, सीधी सी बात है, जो सन्यास ले लिया और जो सन्यास नहीं लिया वो गृहस्थ जीवन में अपना है, तो सी ऑप्शन गृहस्थ, सन्यासी का गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना आप जान ही रहे हैं, कोल्हू का बैल बुरी तरह काम में लगे रहना एकदम दिन रात, बाकी कुछ नहीं। कोल्हू का बैल की दशा वही है। 81 बुरी तरह काम में लगे रहना आसान मुहावरा था, जिसका अर्थ आप देख सकते हैं ए। सरल कीजिए, a² b² का फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, a² + b² तथा a² - b² का। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है इसको 4 का जो आपको फार्मूला याद करते हैं, तो जब दोनों से कटे गए तो इसका ऑप्शन जो है गणित वाले सर द्वारा दिया गया सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए 4 उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे सोल्यूशन के आधार पर उत्तर दिए गए हैं। 83 से 84 जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को उत्तर मैं आपको सीधे उत्तर बताता हूँ, पैराग्राफ पढ़कर आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। वेयर डिड जॉय मीट कैरमेन, जो है कैरमेन या शैरमेन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका उत्तर आप बी कर लेंगे मार्केट। थोड़ा सा स्पष्ट जो है ये दिखने रहा है, CARNEN लिखा हुआ है कि MEN। चलिए, आपने अगर इसका बी टिक किया है तो सही उत्तर है। जॉयस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है 84वें का कि बिकॉज जॉयस वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द गर्ल्स। ये तो बहुत गजब का उत्तर है। ऐसा तो जो है आज के, अब हम आपको क्या बताएं, जॉय पता नहीं कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द गर्ल्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 का सी। फिर इसी के साथ नीचे 85वां है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, जो है करेक्ट सिनोनिम्स क्या है रैंडम का, तो रैंडम का हो जाएगा एक्सीडेंटल, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट करने का करेंगे। यहाँ पर जो अगला जो है प्रश्न, चलिए, गिव द 1 word सब्स्टिट्यूशन फॉर द सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ पार्टिकुलर फूड, इसका उत्तर हो जाएगा एलर्जी। जिसे किसी एक फूड से एलर्जी हो
उसके लिए एलर्जी ऑप्शन आप देखेंगे ये हो जाएगा। फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, फाल्गुनी पाठक नहीं लगाएंगे, हार्दिक पांड्या भी नहीं। ये प्रश्न बनाने वाले भी कभी कभी जो है मस्ती की मूड में आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे नाम डाल देते हैं, तो यहाँ पर आप प्रश्न की तरफ केवल ध्यान देंगे। इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। कसम बताएं, ऐसा प्रश्न जो है या इसका जो उत्तर निकल के आ रहा है काफ़ी माथापच्ची के बाद हमें भी पहली बार देखने को मिला है। ससुर की बहन, बड़ा ही मतलब मान लीजिए कि ऐसा उत्तर हम तो पहली बार पाए हैं, नया प्रश्न है, ध्यान दीजिए। जिसने सही लगाया होगा उसको 21 तोपों की सलामी, बहुत ही मेहनत किया होगा बेचारे ने। 87वें का ए अगर आपका सही है तो बिल्कुल यहाँ पर ए। चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं। 88वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। 88 वाला आप देखिए असंगत कौन सा है, यहाँ पर 41-25 जो है ये डिफरेंस है सबसे। 41-25 सी देख लेंगे, इसको आप हल किया गया है, सलूशन आपको दिया जाएगा। 8:20 बजे 8:20 बजे एक घड़ी एक के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। कोण वाला प्रश्न है। 89 का आप देखेंगे, अगर आपका उत्तर 130 इन्होंने लगाया है, आपने भी अगर यही लगाया तो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट एंटानिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का करेक्ट एंटानिम्स क्या है, आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि ब्यूटीफुल एक हो गया और एक तो फिर अब क्या ही बताएं, ऑप्शन नंबर डी अगली माने भद्दा। तो ब्यूटीफुल कौन है और भद्दा कौन है, दोनों में से आप जानते ही हैं, क्या हम बताएं। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी अगली, ब्यूटीफुल का एंटानिम्स जो है अगली हो जाएगा, भद्दा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न में यहाँ देखेंगे जो है एक दिया गया है स्कीम, TIDI एक कोड दिया गया है, फिर वंडर के लिए कोड क्या होगा 91वें का। अगर आपने इसका XPOEFS यानी कि यहाँ पर जो है XPOEFS यानी डी सेलेक्ट किया है तो आपका सही उत्तर है। सॉल्व किया गया है। निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, उन पर 4 निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष वाला सवाल है, आइए देखते हैं। कोई कुत्ता दरवाज़ा नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं जो है, इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर कौन सा जो है निष्कर्ष ऑप्शन नंबर जो है दिया गया है, कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ऑप्शन नंबर ABCD। तो आप यहाँ पर देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ABCD में से 92 का ऑप्शन नंबर केवल जो 3 ऑप्शन उत्तर दिया है यानी C, ये सही हो जाएगा, केवल 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो है कंक्लूजन एंड निष्कर्ष से था। अगला प्रश्न है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ब्लैंक स्पेस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। इसका उत्तर हो जाएगा, आपने ऑस्ट्रेलिया लगाया है तो नॉस्कॉम का ऑस्ट्रेलिया करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा, एकदम सही है। 94 का, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम से संबंधित प्रश्न, संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है। किस देश ने की है, कनाडा, UAE, इनमें से कोई नहीं, या डी रूस। 94 का रूस जो है आपूर्ति किया है, रूस को आप ध्यान देंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी FSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर जो है कौन सा राज्य है, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे जो है NFSA में जो है शीर्ष पर राज्य हो जाता है 95 का उड़ीसा। अगर आपने उड़ीसा टिक किया है तो डी आपका सही उत्तर है, 95 का उड़ीसा। चलिए फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2, गजब, आप देखिए अभी हाल ही में बना हुआ संगठन था, I2U की मीटिंग भी थी, भारत, इजराइल, UAE, USA, पहला ये ऑप्शन भी दिया हुआ है I2U2। ये देखिए मतलब 2 I वाले हो गए, इंडिया और इजराइल ये दोनों I वाले हो गए, आप इनको देखे होंगे, और U और UAE और USA I2U2 जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसकी भी विस्तृत आपको वीडियो दी जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। तो अमृत सरोवर बहुत तेज बन रहा है आपके जो है 97 का आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर पटवई में उद्घाटन जो है हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो है के राज्य में इसका काफ़ी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? यूरेनियम के खनन भंडार, जब यूरेनियम की बात आती है तो यहाँ पर आप जो है खनन भंडार जो पाए गए की बात की गई है, तो 98 का आप जो है राजस्थान उत्तर लगाएंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो इसका उत्तर 99 का जो है नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे, एकदम सही है। 99 का नागालैंड में शहद प्रयोगशाला। अगला जो है हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? अंतिम प्रश्न जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपने लगाया है। हमें उम्मीद है कि आपके अधिक से अधिक प्रश्न सही होंगे, आप इसमें अच्छा स्कोर किए होंगे दोस्तों। जिस हिसाब से पेपर बना है आप एक अच्छे स्तर पर होंगे। आपका कितना नंबर सही हो रहा है कमेंट सेक्शन में आप अपना जो है नंबर टाइप करें। अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है तो उसको भी हमें लिखें, हम उसका उत्तर आपको विस्तृत मुहैया कराएंगे। वैसे भी हमारी टीम द्वारा जल्द ही इन प्रश्नों का अलग अलग जो है विश्लेषण आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग के, इंग्लिश के विस्तृत विश्लेषण। फिलहाल आपने उत्तर मिलाया, धैर्यपूर्वक इसको देखा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें आपसे सपोर्ट मिलता रहे। चलिए इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।